हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल विजय नर्सिंग क्लासेस। और टुडेस टॉपिक इज पेरिकार्डियाटिस। आज का हमारा टॉपिक है पेरिकार्डियाटिस एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ पेरिकार्डियाटिस, डेफिनेशन, टाइप्स, एटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स एंड मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ पेरिकार्डियाटिस। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ पेरिकार्डियाटिस। इन दिस पेरी मीन्स मसल्स एंड कार्डियो मीन्स हार्ट एंड आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। और जो हमारा पेरिकार्डिटिस है इसका मतलब हो गया आपका इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम लेयर ऑफ द हार्ट। यानी जो हमारा पेरिकार्डियम है ये हमारी जो हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। जब उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियाटिस। पेरिकार्डियाटिस कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पेरिकार्डियन विच मीन्स सराउंडिंग द हार्ट। जो पेरिकार्डियाटिस है इसे ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसे हम पेरिकार्डियन बोलते हैं और इसका मीनिंग होता है आपका सराउंडिंग द हार्ट। एंड द सफिक्स आइटिस कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन्स इन्फ्लामेशंस। और जो हमारा सफिक्स यानी जो आइटिस है जो लास्ट का वर्ड है ये भी हमारा ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है आपका इन्फ्लामेशन। ट्यूबरक्लोसिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेरिकार्डियाटिस। और जो हमारा ट्यूबरक्लोसिस होता है ये हमारा पेरिकार्डियाटिस का मोस्ट कॉमन कॉज होता है। एंड द इंसिडेंस ऑफ पेरिकार्डियाटिस इज स्लाइटली हायर इन अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन। जो हमारा इंसिडेंस होता है पेरिकार्डियाटिस का ये हमारे जो अफ्रीकन अमेरिकन जो पॉपुलेशन होती है उसमें हमारा हायर रहता है। The pericardium is composed of the inner serous membrane that closely adheres to the epicardial surface of the heart and the outer fibrous layer। और जो हमारा पेरिकार्डियम होता है ये हमारे टू लेयर से मिलकर बना होता है। फर्स्ट आता है आपका इनर serous membrane जिसे हम विसरल पेरिकार्डियम भी बोलते हैं। सेकंड आता है आपका द आउटर फाइब्रस लेयर जिसे हम पैरेटल पेरिकार्डियम भी बोलते हैं। और जो हमारा इनर serous membrane है यानी जो हमारा विसरल पेरिकार्डियम होता है ये हमारे जो हार्ट की जो एपिकार्डियल जो सरफेस होती है उससे क्लोजली हमारे अटैच रहती है। एंड पेरिकार्डियल स्पेस इज द कैविटी बिटवीन दीज टू लेयर्स। और जो हमारी विसल जो पेरिकार्डियम होती है और जो सेकंड हमारी पैरेटल पेरिकार्डियम होती है इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं हम पेरिकार्डियल स्पेस। एंड इन द नॉर्मल स्टेट इट कंटेन्स 10 to 30 ml सीरस फ्लूइड। और जो हमारा पेरिकार्डियल स्पेस होता है इसमें हमारा 10 से 30 ml हमारा सीरस फ्लूइड अवेलेबल रहता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था जो हमारा पेरिकार्डियम होता है ये हमारी क्या होती है हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर होती है। और डियर स्टूडेंट जो हमारे हार्ट होते हैं इसमें हमारे क्या होता है 3 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट आती है हमारी जो आउटर लेयर होती है उसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। और जो सेकंड लेयर आती है उसको बोलते हैं हम मायोकार्डियम। और थर्ड लेयर जो आती है उसे बोलते हैं हम एंडोकार्डियम। और जितनी भी हमारी जो ब्लड सप्लाई होती है हमारे हार्ट में हमारे मायोकार्डियम लेयर के अंदर होती है। और जो हमारा मायोकार्डियम लेयर होता है इसमें हमारा कंडक्शन सिस्टम भी हमारा वर्क करता है। और जब बात करें हम पेरिकार्डियम की तो जो पेरिकार्डियम होता है हमारे 2 लेयर से मिलकर बना होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। जो हमारी फाइब्रस जो पेरिकार्डियम होती है हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है पेरिकार्डियम की। और जो हमारी सीरस पेरिकार्डियम होती है हमारी सेकंड लेयर होती है। और जो हमारे सीरस जो पेरिकार्डियम होता है इसमें भी हमारी 2 लेयर्स आती हैं, विसल पेरिकार्डियम और पैरेटल पेरिकार्डियम। जो हमारी विसल पेरिकार्डियम होती है हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है हमारी पेरिकार्डियम की जो हमारे एपिकार्डियल से अटैच रहती है। और जो पैरेटल पेरिकार्डियम होती है ये हमारे सीरस पेरिकार्डियम की आउटर लेयर होती है। और जो विसरल और पैरेटल जो पेरिकार्डियम होता है जो इन दोनों के बीच में स्पेस पाया जाता है उसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। और ये स्टूडेंट जो पेरिकार्डियल कैविटी होती है इसमें हमारा 10 से 30 ml हमारा सीरस फ्लूइड पाया जाता है। और जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है ये हमारे हार्ट को लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है। और जो पेरिकार्डियम लेयर होती है वो इसे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। और ये स्टूडेंट जो हमारी पेरिकार्डियल लेयर होती है ये हमारे हार्ट को हमारे चेस्ट वॉल में एक प्लेस में रहने में हेल्प करती है। साथ में जो हमारी पेरिकार्डियम जो लेयर होती है ये हमारे जो हार्ट होती है उसमें जब हमारा क्या होता है ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो उस दौरान ये हमारे हार्ट को ओवर एक्सपेंड होने से रोकता है, उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ पेरिकार्डियाटिस। इट इज़ अ इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियल सैक पेरिकार्डियम विच में अकर ऑन अ एक्यूट बेसिस विच डेवलप सडनली एंड मे लास्ट अप टू सेवरल मंथ। जो हमारा पेरिकार्डियाटिस होता है इसमें जो हमारे पेरिकार्डियल सैक होती है यानी जो हमारा पेरिकार्डियल लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है जो हमारे एज अ एक्यूट बेसिस डेवलप होता है। और ये हमारे सडनली भी डेवलप होता है और ये हमारे कुछ मंथ तक रह सकता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट इमेज है ये हमारा नॉर्मल पेरिकार्डियम है जिसमें हमारा इन्फ्लामेशन नहीं हुआ है। और उसके अपोजिट हम जो सेकंड इमेज है इसमें देखें तो जो हमारा इसकी जो पेरिकार्डियम लेयर होती है इसमें इन्फ्लामेशन हो गया है जिसके द्वारा क्या होता है हार्ट प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता। और जो हमारा पेरिकार्डियम होती है ये हमारे जो हार्ट की स्ट्रेचिंग है उसको भी मेंटेन करता है और हार्ट को उसके प्लेस में रहने में भी हेल्प करता है। और इसके अलावा जब हमारा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो उस टाइम में हमारे हार्ट को ओवर एक्सपेंड होने से रोकता है। डियर स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया था जो पेरिकार्डियाटिस होता है इसमें जो हमारे पेरिकार्डियम लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। द ट्विन लेयर ऑफ द पेरिकार्डियल सैक बिकम इन्फ्लाम्ड एंड कॉजिंग चेस्ट पेन। और जो हमारे हार्ट की जो पेरिकार्डियम की लेयर होती है उसमें हमारी 2 लेयर्स थी
विसल लेयर और पैरेटल लेयर, जब इनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम पेरिकार्डिटिस बोलते हैं। और जो पेरिकार्डिटिस होता है इसके द्वारा जो पेशेंट होता है उसमें चेस्ट पेन होता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, साथ में फियर भी पेशेंट में डेवलप हो जाता है। जैसा कि आप थर्ड नंबर में देखेंगे, ये हमारे जो पेरिकार्डियम लेयर है उसकी जो हेल्दी हार्ट की जो लेयर है उसका हमारा इमेज है, जिसमें हमारा जो पेरिकार्डियल कैविटी है उसमें हमारा नॉर्मल फ्लूइड हमारा फील्ड है, और जो हमारे पेरिकार्डियल है उसमें इन्फ्लामेशन नहीं है, वो भी हमारा नॉर्मल है। लेकिन आप फोर्थ नंबर में देखेंगे तो इसमें जो हमारा पेरिकार्डियल जो लेयर होती है उसमें हमारा इन्फ्लामेशन हो जाता है, डेवलप हो गया है, और इससे क्या होता है जो पेशेंट है उसके हार्ट में इरिटेशन होना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज। द कॉजेज ऑफ पेरिकार्डिटिस आर ऑफन अनक्लियर। जो हमारे कॉजेज होते हैं हमारे पेरिकार्डिटिस के, हमारे अनक्लियर होते हैं यानी अननोन होते हैं। इन मोस्ट केसेस डॉक्टर आइदर आर अनेबल टू डिटरमाइन द कॉजेज। और जो हमारे बहुत सारे केसेस होते हैं इसमें जो हमारे डॉक्टर होते हैं हमारी जो पेरिकार्डिटिस है इसको डिटरमाइन नहीं कर पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और एट्रीब्यूट टू अ वायरल इन्फेक्शन, और इससे हमारे जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसके कारण बताते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेरिकार्डिटिस। डिएशन जो हमारे पेरिकार्डिटिस के जो टाइप्स हैं इसे डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपके जैसे एक्यूट पेरिकार्डिटिस, क्रोनिक पेरिकार्डिटिस, रिकरेंट पेरिकार्डिटिस, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस, इंसेंट पेरिकार्डिटिस, वायरल पेरिकार्डिटिस एंड बैक्टीरियल पेरिकार्डिटिस। ये हमारे कुछ टाइप्स हैं हमारे पेरिकार्डिटिस के। टेस्ट जो हमारे वायरल पेरिकार्डिटिस होता है ये हमारे मोस्टली जो वायरसेस होते हैं उसके द्वारा कॉज होता है, और जो हमारा बैक्टीरियल पेरिकार्डिटिस है ये हमारे बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होता है। इन दोनों को हम इसके कॉजेज में डिस्कस करेंगे, और अब हम इसके जो टाइप्स हैं इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं एक्यूट पेरिकार्डिटिस के बारे में। इट अकर्स व्हेन चेस्ट पेन डेवलप सडनली। और यहाँ तब डेवलप होता है जब हमारा सडनली चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इट ऑफन रेडिएटिंग टू द नेक, शोल्डर एंड बैक। और जो हमारा चेस्ट पेन होता है ये हमारे नेक, शोल्डर और हमारे बैक साइड में रेडिएट होना स्टार्ट हो जाता है। इट इज टर्म एज एक्यूट पेरिकार्डिटिस, जिसे हम एक्यूट पेरिकार्डिटिस बोलते हैं। द पेन ऑफन इंक्रीज ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड वाइल लाइंग डाउन। और जो हमारा चेस्ट पेन होता है ये हमारा तब इंक्रीज होता है जब पेशेंट क्या करता है, इंस्पायर करता है, यानी जब ब्रीदिंग अंदर को लेना स्टार्ट करता है। और जब पेशेंट क्या होता है लाइन डाउन पोजीशन में होता है तो उस दौरान जो चेस्ट पेन होता है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, बट डिक्रीज व्हेन वन सिट अप्स। और जो चेस्ट पेन है तब डिक्रीज हो जाता है जब पेशेंट क्या होता है बैठ जाता है या स्टैंड हो जाता है, तो उस दौरान जो चेस्ट पेन होता है वो इसमें डिक्रीज हो जाता है। द सिम्टम में लास्ट फॉर लेस देन 3 वीक्स। और जो पेशेंट में जो सिम्टम्स होते हैं एक्यूट पेरिकार्डिटिस के ये हमारे लेस देन 3 वीक यानी 3 वीक से हमारे कम टाइम तक दिखते हैं, एंड मे ऑफन गेट रिजॉल्व इन अ फ्यू डेज विद अ अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। और इसमें जो पेशेंट है उसको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मिल जाएगा तो कुछ ही दिनों में जो उसका एक्यूट पेरिकार्डिटिस जो कंडीशन होती है वो हमारी सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोनिक पेरिकार्डिटिस के बारे में। समटाइम्स द कंडीशन परसिस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड द सिम्टम्स लास्ट लॉन्गर देन 3 to 6 मंथ। और कभी कभी जो हमारी जो क्रोनिक पेरिकार्डिटिस है ये हमारे लंबे टाइम तक बने रह सकता है, एंड जो इसकी जो ड्यूरेशन होती है ये 3 to 6 मंथ तक हमारा रह सकता है। इन सच केसेस द पेशेंट में नॉट हैव द टिपिकल चेस्ट पेन बट मे एक्सपीरियंस टायर्डनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड कफिंग। और जो ऐसे पेशेंट होते हैं इसमें हमारे जो चेस्ट पेन होता है वो नहीं होता है, टिपिकली देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन जो पेशेंट है उससे ज़्यादा टायर्डनेस फील होती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, और पेशेंट में कफिंग ज़्यादा होने लगती है। क्रोनिक पेरिकार्डिटिस इज बिलीव टू बी द रिजल्ट ऑफ द सम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर सच एज लुम्पस, स्क्लेरोडर्मा और rheumatic arthritis, where the antibodies produced by the body attack its own cells and tissues। और जो क्रोनिक पेरिकार्डिटिस है ये मोस्टली हमारे जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं उसके द्वारा डेवलप होता है, जैसे हमारा लुम्पस यानी जो एसएलई होता है, सिस्टमिक लुम्पस एरिथमेटस, इसके द्वारा भी डेवलप हो सकता है। और जो एसएलई है ये हमारे एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें हमारे इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है, और हमारे जो सेल के टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, उसमें ये अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड स्क्लेरोडर्मा, और इसमें जो स्क्लेरोडर्मा होता है ये इसके होता है, इसमें जो हमारी स्किन होती है और जो हमारे कैंडिड टिश्यू होते हैं उसमें हार्डनेस होना स्टार्ट हो जाता है और उसमें टाइटनेस होना स्टार्ट हो जाता है। एंड रिम्यूटेड अर्थराइटिस, और जो स्ट्रेंथ जो हमारे रिम्यूटेड अर्थराइटिस से भी हमारे इन्फ्लामेटरी डिजीज है जो मोस्टली हमारे जॉइंट्स को अफेक्ट करते हैं, वो भी हमारी हैंड और फिट की। और जो हमारा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है बच्चों, इसमें क्या होता है जो हमारे बॉडी के एंटीबॉडीज़ होते हैं वो हमारे बॉडी के खुद के सेल्स और टिश्यू को क्या करते हैं, अटैक करना स्टार्ट करते हैं और उनको इनगल्फ करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिकरेंट पेरिकार्डिटिस। व्हेन अ पर्सन हैज रिपीटेड एपिसोड ऑफ पेरिकार्डिटिस इट इज टर्म रिकरेंट पेरिकार्डिटिस। और किसी पर्सन को रिपीटेड एपिसोड्स आ रहे हैं पेरिकार्डिटिस के उसको हम बोलते हैं रिकरेंट पेरिकार्डिटिस। दिस लीड्स टू डेबिलिटेटिंग कंडीशन, और इसके द्वारा जो हमारी डेबिलिटेटिंग कंडीशन होती है पेशेंट में वो देखने की मिलती है, यानी जो पेशेंट होता है उसमें एक्सेसिव वीकनेस देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसेंट पेरिकार्डिटिस के बारे में। इंसेंट पेरिकार्डिटिस लास्ट्स अबाउट 4 to 6 वीक
बट लेस देन 3 मंथ्स। जो हमारे इंसेंट पेरिकार्डिटिस की जो ड्यूरेशन होती है हमारे 4 to 6 वीक की होती है, लेकिन ये हमारे 3 मंथ से कम होती है। एंड द सिम्टम्स आर कंटिन्यूस, और जो उसके सिम्टम्स होते हैं वो हमारे कंटिन्यूसली शो होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस के बारे में। इट रिजल्ट्स फ्रॉम स्कारिंग विद कॉन्सिक्वेंट लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द पेरिकार्डियल सैक। और ये मोस्टली हमारी जो स्कारिंग हो जाती है उसके द्वारा डेवलप हो जाता है, जिसमें जो हमारे पेरिकार्डियल सैक होते हैं उसमें जो इलास्टिसिटी होती है उसकी वो हमारी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। एंड इट यूजुअली बिगिंस विद द इनिशियल एपिसोड ऑफ द एक्यूट पेरिकार्डिटिस। और जो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस है ये हमारे एक्यूट पेरिकार्डिटिस की जब इनिशियल एपिसोड होते हैं उसके साथ ही हमारा स्टार्ट होता है। एंड इज करेक्टराइज बाय फिब्रिन डिपोजिशन। और इसमें क्या होता है, जो हमारा फिब्रिन होता है उसका डिपोजिशन होने लग जाता है, और साथ में उसके जो पेशेंट होता है उसमें जो पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन भी डेवलप हो जाता है, जो हमारा अनडिटेक्टेबल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटियोलॉजी यानी कॉजेज ऑफ पेरिकार्डिटिस के बारे में। फर्स्ट आता है आपका एडियोपैथिक। जो हमारा पेरिकार्डिटिस जो कॉजेज होते हैं कुछ हमारे क्या होते हैं एडियोपैथिक भी होते हैं यानी अननोन होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फेक्शियस कॉजेज ऑफ पेरिकार्डिटिस। फर्स्ट आता है इसमें आपका वायरल कॉजेज। और जो हमारे वायरल कॉजेज होते हैं ये क्या करते हैं, वायरसेस होते हैं, ये हमारा वायरल पेरिकार्डिटिस कॉज करता है, जिसमें हमारे कुछ वायरसेस आते हैं। कोसैकी वायरस टाइप ए एंड बी, एंड इको वायरस, मम्स, हेपेटाइटिस, एब्सिन बायर वायरस, और वर्सिला जोस्टर वायरस, और एचआईवी वायरस। ये हमारे कुछ वायरसेज हैं जो हमारा वायरल पेरिकार्डिटिस कॉज करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ बैक्टीरियाज के बारे में, जैसे कि निमोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफेलोकोकाई, नाइजीरिया गोनोरिया, सेप्टिसिमिया फ्रॉम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और जो हमारे ये बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे बैक्टीरियल पेरिकार्डिटिस कॉज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ट्यूबरक्लोसिस। और जो ट्यूबरक्लोसिस होता है ये डिजीज है जो उसके बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, मोस्टली पेरिकार्डिटिस कॉज करते हैं। नेक्स्ट आता है कुछ फंगस होते हैं जिसके द्वारा हमारा फंगल पेरिकार्डिटिस कॉज होता है, जिसमें आते हैं हमारे कुछ फंगस आते हैं हिस्टोप्लाज्मा और कैंडिडिया स्पीसीज। ये हमारे कुछ फंगस हैं जिसके द्वारा हमारा पेरिकार्डिटिस कॉज होता है। नेक्स्ट आता है आपका इन्फेक्शन, टॉक्सोप्लाज्मोसिस एंड लाइम डिजीज, और इसके द्वारा भी हमारा क्या होता है, पेरिकार्डिटिस कॉज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज ऑफ पेरिकार्डिटिस के बारे में। फर्स्ट आता है इसमें यूरेमिया, यानी जब हमारे ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है तो उसे हम यूरेमिया बोलते हैं, तो उसके द्वारा भी हमारा पेरिकार्डियल डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और जो हमारा एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है इसके द्वारा भी हमारा पेरिकार्डियल डेवलप हो सकता है, और इसमें हमारा जो पेरिकार्डियल सैक है उसमें इसके द्वारा एबनॉर्मल फ्लूइड एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। एंड न्यूप्लाज्म, और न्यूप्लाज्म मतलब होता है स्टूडेंट्स एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। जब एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं न्यूप्लाज्म। लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ल्यूकीमिया, हॉजकिंस एंड नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, इनके द्वारा भी ये डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रॉमा। ट्रॉमा में आता है थोरेसिक सर्जरी के द्वारा अगर कोई ट्रॉमा हो जाता है तो उसके द्वारा डेवलप होगा। एंड पेस मेकर इंसिजन ड्यूरिंग हमारा जब पेस मेकर इंसिजन करते हैं तो उसके दौरान भी हमारा जो पेरिकार्डियल सैक है उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हमारा क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका कार्डियक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। और जो हमारे कुछ हार्ट के जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होते हैं उसके द्वारा भी ये डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका रेडिएशन। अगर किसी पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड की जा रही है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए उसमें भी ये डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आपका डिसेक्टिंग ओरोटिक एन्यूरिज्म। जो हमारा डिसेक्टिंग ओरोटिक एन्यूरिज्म होता है इसमें जो हमारे पेरिकार्डियल सैक होता है उसमें हमारा ब्लड का रैपिड एक्यूमुलेशन होने लग जाता है। नेक्स्ट आता है आपका मैक्साइडीमा। जिसमें जो हमारा मैक्साइडीमा होता है इस ये हमारे एक हाइपोथायराइडिज्म की सीवियर स्टेज होती है, और इसमें भी हमारा जो पेरिकार्डियल सैक होता है उसमें हमारा एबनॉर्मल फ्लूइड एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरटेंसी और ऑटोइम्यून कॉजेज ऑफ पेरिकार्डिटिस के बारे में। फर्स्ट आता है इसमें पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन सिंड्रोम, इसे हम ड्रेसर सिंड्रोम भी बोलते हैं। एंड रिमेटिक फीवर। जो रिमेटिक फीवर होता है स्टूडेंट्स हमारे मोस्टली सोर थ्रोट के द्वारा कॉज होता है। एंड पोस्ट पेरिकार्डियोटोमी सिंड्रोम, इसके द्वारा भी डेवलप होता है। नेक्स्ट आता है आपका ड्रग रिएक्शन। हमारे कुछ ड्रग्स होते हैं जिसके रिएक्शन की वजह से हमारा पेरिकार्डिटिस डेवलप हो जाता है, जैसे हमारे कुछ ड्रग्स आती है इसकी प्रोकानामाइड और हाइड्रोक्लोराइड, इनके द्वारा ये डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका रिमेटोलॉजिकल डिजीज, जैसे कि हमारा कुछ रिमेटिक अर्थराइटिस हो गया, और जो सिस्टमिक लुम्पस एरिथमेटस होता है इसके द्वारा भी ये डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका रेडिएशन थेरेपी और ट्यूमर्स, इनके द्वारा क्या हो सकता है, पेरिकार्डिटिस डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेरिकार्डिटिस ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर। जो हमारे इटोलॉजिकल फैक्टर थे जैसे हमारे इन्फेक्शन हो गया, कुछ हमारे नॉन इन्फेक्शियस जो कंडीशन थी, और जो हमारे ऑटोइम्यून डिजीज थी उसके द्वारा क्या होता है, फ्लूइड बिल्डअप इन द पेरिकार्डियल सैक एंड हार्डनिंग ऑफ द पेरिकार्डियम। उसके द्वारा जो पेरिकार्डियल सैक होता है वहाँ पर हमारा फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लग जाता है, और जो हमारा पेरिकार्डियम होती है उसमें भी हमारा हार्डनिंग होना स्टार्ट हो जाता है। एंड इंक्रीज प्रेशर ऑन द हार्ट, जिससे क्या होता है जो हार्ट है उसमें हमारा प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। एंड डिक्रीज वेंट्रिकुलर फिलिंग ड्यूरिंग डायस्टोल, जिससे हमारा जो वेंट्रिकल्स है उसमें ड्यूरिंग डायस्टोल उसकी फीलिंग क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एंड डिक्रीज स्टॉक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट एंड
टैकीकार्डिया। और पेशेंट में जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है और कार्डियक आउटपुट होता है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है और पेशेंट में टैकीकार्डिया होना स्टार्ट हो जाता है। यानी जो हार्ट बीट होती है पेशेंट की वो हमारी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है एंड डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडीज टिश्यू। और उसके द्वारा जो हमारे बॉडी के टिश्यूज होते हैं वहाँ पर हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज हो जाती है एंड स्टैबिंग एंड शार्प चेस्ट पेन एंड सडन डेथ। और जो पेशेंट है उसमें हमारा स्टैबिंग और शार्प चेस्ट पेन होगा जैसे हमारा एंजाइना होता है और पेशेंट की सडन डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइंस सिम्टम्स ऑफ पेरिकार्डिटिस के बारे में। फर्स्ट है इसमें प्रोग्रेसिव फ्रीक्वेंटली सीवियर चेस्ट पेन दैट इज शार्प स्टैबिंग एंड प्लूरिटिक इन नेचर। और जो पेशेंट होता है उसमें प्रोग्रेसिव और फ्रीक्वेंटली हमारा शार्प स्टैबिंग और प्लूरिटिक चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाता है। द पेन इज जनरली वर्स विद डीप इंस्पायरेशन एंड व्हेन लाइंग डाउन। और जो चेस्ट पेन होता है जब पेशेंट डीप इंस्पायरेशन करता है और जब वो लाइंग डाउन पोजीशन में होता है तो उस दौरान जो चेस्ट पेन होता है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है एंड रिलीव्ड बाय सिटिंग। और जो चेस्ट पेन होगा जब पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होगा तो उस टाइम पर उसका पेन रिलीव हो जाएगा एंड द पेन में रेडिएट टू नेक आर्म एंड लेफ्ट शोल्डर एंड मेकिंग इट डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट फ्रॉम एंजाइना। और जो चेस्ट पेन होता है पेशेंट का वो हमारे नेक आर्म और जो लेफ्ट शोल्डर होता है वहाँ को रेडिएट होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो चेस्ट पेन होता है इसमें जो पेशेंट को जो रेडिएट होता है ये जैसा हमारा एंजाइना में होता है सेम वैसे ही इसमें भी हमारा क्या होता है चेस्ट पेन होता है एंड पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब एंड हॉलमार्क फाइंडिंग ऑफ द एक्यूट पेरिकार्डिटिस। और जो हमारा हॉलमार्क जो हमारे सिम्टम्स होते हैं पेरिकार्डिटिस के होता है आपका पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब होता है एंड डिस्निया होता है पेशेंट को एंड फीवर होगा, ड्राई कफ होगा पेशेंट को एंड माइल्जिया होगा। डिस्टेंस जो माइल्जिया होता है इसका मीनिंग होता है आपका मसल पेन एंड एंजाइटी होगी पेशेंट को, फटीग होगा, वीकनेस होगी और पाल्पिटेशन होना स्टार्ट होगा पेशेंट में। पाल्पिटेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग हार्ट बीट होती है जो पेशेंट को खुद ही फील होना स्टार्ट हो जाता है एंड लेग्स एंड एब्डोमिनल स्वेलिंग। और जो पेशेंट है उसके जो लेग्स होते हैं और जो एब्डोमेन होता है वहाँ पर स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स ऑफ पेरिकार्डिटिस। फर्स्ट हम इसमें हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का। हिस्ट्री में हम पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री चेक करते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं एंड ऑस्कल्टेशन ऑफ द चेस्ट फॉर पेरिकार्डियल फ्रिक्शन अब। और जो पेशेंट है उसका जो चेस्ट है उसको ऑस्कल्टेट करते हैं फॉर पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब के लिए और ईसीजी करते हैं पेशेंट में और ईसीजी को हम ईकेजी भी बोलते हैं एंड चेस्ट टेस्ट करेंगे पेशेंट का, इकोकार्डियोग्राफी करेंगे एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन और हम पेशेंट में ईएसआर लेवल भी चेक करते हैं और ब्लड टेस्ट करते हैं पेशेंट का। ब्लड टेस्ट में हम पेशेंट में डब्ल्यूबीसी, ईएसआर, सीआरपी और कार्डियक मार्कर टेस्ट करते हैं। इसमें साथ में हम जो कार्डियक मार्कर टेस्ट होता है इसमें हम पेशेंट में जो ट्रोपोनिन लेवल होता है वो चेक करते हैं और जो हमारा ट्रोपोनिन लेवल होता है स्टूडेंट्स वो हमारा एलिवेटेड रहता है और साथ में जो एसटी सेगमेंट होता है हमारा ईसीजी में वो भी हमारा एलिवेटेड रहता है। सीटी स्कैन करते हैं पेशेंट का, एमआरआई करेंगे और पेरिकार्डियल बायोप्सी भी करेंगे। और पेशेंट में पेरिकार्डियल सेंटेसिस किया जाता है जिसमें पेरिकार्डियल सैक से फ्लूइड को एस्पिरेट करके लेबोरेटरी में सेंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द पेरिकार्डिटिस के बारे में। फर्स्ट जो पेशेंट होता है उसको हम प्रॉपर ब्लड टेस्ट प्रोवाइड करेंगे और पेशेंट को एंटीबायोटिक ड्रग, एंटी फंगल और एंटीवायरल ड्रग्स हम उसको प्रोवाइड करेंगे। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे ताकि हम जो पेशेंट में इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसको रिड्यूस कर सकें। एनएसएआईडी यानी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग हम पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर पेन एंड इन्फ्लेमेशन। और जो पेन है और इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करने के लिए पेशेंट को हम एनएसएआईडीएस ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। जो उसमें हम ड्रग यूज़ करते हैं वो है आपकी आइब्रूफेन और एस्प्रिन। नेक्स्ट आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जिसमें हम पेशेंट को कॉर्टिसोन, प्रीडानिसोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन ड्रग्स प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट आपका डायटिक्स टू रिड्यूस एक्सेस फ्लूइड विच इज कॉज्ड बाय कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस। और पेशेंट को हम डायटिक्स प्रोवाइड कराते हैं जिसमें जो हमारा कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस होता है जो इसके द्वारा एक्सेसिव फ्लूइड हमारा एक्यूमुलेट हो जाता है उसको हम बॉडी से एक्सीट आउट करने के लिए डायटिक्स प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ पेरिकार्डिटिस के बारे में। फर्स्ट इसमें हम पेरिकार्डियल सेंटेसिस करते हैं पेशेंट का। इट इज़ अ प्रोसीजर डन टू रिमूव फ्लूइड दैट हैज़ बिल्ट अप इन द पेरिकार्डियल सैक। और जो हमारा पेरिकार्डियल सेंटेसिस होता है इसमें जो हमारे पेरिकार्डियल सैक यानी जो हमारा पेरिकार्डियम होता है जो वहाँ एबनॉर्मल फ्लूइड हमारा क्या होता है बिल्टअप हो जाता है तो उसमें जो पेरिकार्डियल सेंटेसिस होता है इसमें उसको रिमूव कर दिया जाता है। इट इज़ डन बाय यूजिंग अ निडल एंड स्मॉल कैथेटर टू ड्रेन एक्सेस फ्लूइड। और जो हमारा पेरिकार्डियल सेंटेसिस होता है इसमें हम निडल के हेल्प से जो फ्लूइड होता है उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं। साथ में हम इसमें एक स्मॉल कैथेटर भी हम पेशेंट में अटैच करते हैं जिससे हम फ्लूइड को ड्रेन कर सकें। और जब चाइल्ड में पेरिकार्डियोसेंटेसिस किया जाता है तो उसमें 20 और 21 गॉज का हमारा नीडल यूज़ किया जाता है। और जब हमारे अडल्ट्स में पेरिकार्डियोसेंटेसिस किया जाता है तो उस दौरान 18 और 19 गॉज का नीडल यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं इसमें हम जो पेरिकार्डियम जो सैक होता है पेरिकार्डियम जो लेयर होती है वहाँ पर कोई नीडल इंसर्ट करते हैं और वहाँ से फ्लूइड को एस्केट आउट करते हैं। नेक्स्ट आपका पेरिकार्डियक्टमी एंड इसको हम पेरिकार्डियल स्ट्रिपिंग भी बोलते हैं। इट इज़ अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ पोर्शन और
ऑल ऑफ द पेरिकार्डियम। और जो पेरिकार्डियक्टमी होता है इसमें हम जो पेरिकार्डियम का कुछ पोर्शन होता है और हमारा कभी कभी इसमें जो हमारा ऑल पेरिकार्डियम होता है उसको क्या करते हैं, सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेरिकार्डियल स्ट्रिपिंग, और इसे हम पेरिकार्डियल स्ट्रिपिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस। और अगर पेरिकार्डिटिस का प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो पेशेंट में पेरिकार्डियल इफ्यूजन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, साथ में पेशेंट में कार्डियक टैम्पोनेट भी डेवलप हो सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।